वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले सबक में लोगैरिथम का चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन लोगैरिथम से अभी हम बहुत दूर हैं। हमने उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को समझने की कोशिश की थी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मालूम करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए 3 रूल्स हमने देखे थे, बल्कि चौथा रूल मैंने वर्बली बताया था आपको कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में बिल्कुल ज़ीरो आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो सारी कहानी उसमें सबसे अहम ज़ीरो है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, बाकी न्यूमरल्स तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नंबर से ही मुतालिक, वैल्यू से मुतालिक। अगर कोई नंबर होता है उसकी एक वैल्यू होती है, लेकिन उस वैल्यू को बनाने में डिजिट्स, कौन से डिजिट्स कितना अहम रोल प्ले करते हैं, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं वैल्यू में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, ठीक है, और वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स, जब हम गैलीलियो ने दूरबीन ईजाद की और उसने दूर के प्लैनेट्स को देखना शुरू किया और पता चला कि ज़मीन भी एक बॉल है। फिर बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात हुई कि सूरज हमसे कितना दूर है और प्लूटो हमसे कितना दूर है, ये सोलर सिस्टम्स के दरमियान कितना फासला है। फिर गैलेक्सीज़ की बात हुई, गैलेक्सीज़ कितनी बड़ी हैं, गैलेक्सीज़ के दरमियान कितना फासला है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स इंसान के इस्तेमाल में आने लगे, इतने बड़े बड़े नंबर कि उन्हें लिखना मुश्किल होता गया। ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि साइंस बहुत मैक्रो नंबर से माइक्रो के अंदर भी चलेगी कि उन्होंने एटम को तोड़ा, एटम की दुनिया में चले गए। एटम कितना छोटा है। फिर एटम के भी पार्टिकल्स की बात हुई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऑलमोस्ट 40 पार्टिकल्स है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इतना छोटा है कि उसकी जो वेट है या उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इग्नोर किया जा सकता है और उसको हम काउंट नहीं करते एटम के वजन में। एटम खुद कितना छोटा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना कम है कि उसको हम जीरो मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी मास मालूम किया गया कि उसमें कितना मैटर है, तो कितना छोटा नंबर होगा वो, कितना मामूली नंबर होगा वो, तो उसको भी लिखना आसान नहीं था। दोनों सूरतों में जब हम बहुत छोटा नंबर लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि डेसिमल आता है, फिर बहुत सारे जीरो आते हैं, बहुत सारे। सपोज ये आ गया, तो चूंकि ये सारे के सारे जीरोस अब सिग्निफिकेंट हो चुके हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके बाद में न्यूमरल आ रहा है। और अगर हम सपोज कि बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं तो सपोज 5 को 0 0 0 0 ध्यान, बहुत बड़ा नंबर। सपोज कि जमीन का मास, जमीन का वजन कितना है, जमीन में कितना मैटर है, इस तरह इलेक्ट्रॉन में कितना मैटर है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी और ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इनको कैसे लिखा जाए, वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यकीनन ये आसान नहीं है बार बार इतने बड़े नंबरों को लिखना। तो फिर मैथमेटिशियंस ने या साइंसदानों ने सोचा कि नंबर्स को लिखने का कोई आसान तरीका दरियाफ्त किया जाए। तो उसको हम कहते हैं मैथ्स की ज़बान में या साइंस में भी उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इंटरनेशनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। आप इंटरनेशनल किताबी टाइटल्स देखेंगे तो उसमें आपको लफ्ज़ मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारी लोकल सिस्टम में इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। वो तरीका हमने सीखना है कि इसमें नंबर्स को कैसे लिखेंगे। लेकिन जब नंबर्स इस तरह लिखे होते हैं जो हमारा नॉर्मल तरीका है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो तरीका है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं ये है ऑर्डिनरी फॉर्म। आम तरीका, ऑर्डिनरी शक्ल है ये, जो कि नॉर्मल वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्डिनरी फॉर्म।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन ही होती है। तो ये टर्म्स को याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये नॉर्मल तरीका लिखने का नहीं है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म और नॉर्मल। तो वर्ड्स याद रखने हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो कि हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें इन नंबर्स को जो कि बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं उनको लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे नंबर लिखना आसान हो जाएगा, उसे इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। क्योंकि ऑर्डिनरी फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम सिंपली नंबर्स को लिखते हैं, जिसे नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। जब हम किसी ऑर्डिनरी फॉर्म वाले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं पहले जो नंबर्स की मिसाल ले रहा हूँ मिसाल बड़े नंबर्स की। एक नंबर बहुत बड़ा है और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक नंबर ले रहा हूँ जो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन सपोज कि हम इसको आसान बनाना चाहते हैं। ये नंबर है 53 मिलियन के करीब, ठीक है जी। 53 मिलियन एंड 200,000 ये नंबर है। इसको आसान मैंने यहाँ पे पंक्चुएशन कर दी, 3 डिजिट्स की। ये इंटरनेशनल तरीका है नंबर्स को पढ़ने का, और हमारे लोकल तरीके में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 32 लाख, 5 करोड़ 32 लाख नॉर्मल फॉर्म में। और जो इंटरनेशनल तरीका है जो 3 डिजिट से चलता है, 53 मिलियन 200,000। इसमें 3 डिजिट्स की वैल्यूज़ होती हैं। पहले नंबर्स हैं सिंपल, और फिर हंड्रेड्स है, ये 100 तक है, फिर ये थाउजेंड्स है, फिर मिलियंस है एंड सो ऑन। 6 डिजिट का मिलियन के बाद बिलियन आ जाएगा, फिर ट्रिलियन आ जाएगा एंड सो ऑन। एक खासा बड़ा नंबर है। इस नंबर को बार बार अगर हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, बार बार लिखना चाहिए तो मुश्किल होगा। हम इसे भी आसान करने की कोशिश करेंगे। सो स्टेप्स क्या होंगे, मैं स्टेप्स को साइड में लिखता जा रहा हूँ। नंबर 1, आपने इस नंबर के, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, अस्यूम बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम आसान शब्दों में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, फाइंड ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पहला रूल, पहला काम जो हमें करना है कि जो भी नंबर दिया गया है, ये तो आपको हमेशा करना होगा, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स ढूंढने होंगे। वो नंबर है सिर्फ न्यूमरल्स, तो इसके बाद में कोई न्यूमरल नहीं है, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। वो कौन से हैं? 5, 3, 2। उनको उसी तरतीब से लिखेंगे कि पहले जो नंबर डिजिट आ रहा है वो पहले ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि इनको तरतीब को बदल दिया जाए, सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो वैल्यू आ रही है वो हम देखेंगे कि क्या आ रही है। सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, जीरो छोड़ दिए हमने सारे। ये वैल्यू है 532 आ रही है। अब दूसरा काम, इस वैल्यू को हमने 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है। डिजिट्स नहीं हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात हमें करनी है, नंबर formed by significant figures, मैं शॉर्ट फॉर्म में SF लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। must be having a value between 1 and 10। अब जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स से हमने नंबर बनाया है, इसकी वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, लेकर आना है, आपको बनाना है। ये नंबर है 532, सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यही डिजिट्स हैं जो इस नंबर की वैल्यू को बना रहे हैं। लेकिन फिल वक्त हमें क्या करना है कि इस डिजिट से जो नंबर बन रहा है, इस वक्त जो नंबर बन रहा है दिस इज 532, हमें इसको इसकी वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान लाना है। लेकिन ख्याल रखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होने चाहिए, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने चाहिए और इनकी तरतीब भी ये रहनी चाहिए। दिस इज 532। फिर बस इस सारी चीज़ों को हम भूल रहे हैं, हम सिर्फ 532 को देख रहे हैं। ये 500 है और हमें क्या चाहिए, 1 और 10 के दरमियान चाहिए। डेसिमल कहाँ होगा 532 में? फिर बस मैं इस सब बैकग्राउंड से बाहर आ गया, डेसिमल इस वक्त यहाँ है, तभी तो मैं इसको 500 कह रहा हूँ, 532। डेसिमल कहाँ कहाँ हो सकता है इसके अंदर? डेसिमल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ और यहाँ, 4 जगहों पर डेसिमल प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, 4 जगहों पर। अब इन चारों जगहों को हमें एक्सप्लोर करना है एक के बाद एक, और चेक करना है कि डेसिमल कहाँ लगाएं कि वो 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। ये वैल्यू जो चेंज करना है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बेसिकली आपको बता रहा है डेसिमल कहाँ प्लेस करें। प्लेस डेसिमल प्लेसमेंट, मैं इसके साथ ये लिख देता हूं कि डेसिमल को आपने कहाँ प्लेस करना है। ये जो काम करेंगे हम डेसिमल प्लेसमेंट से करेंगे। डेसिमल कहाँ प्लेस किया जाएगा? सबसे पहले मैं इन तीनों डेसिमल पॉइंट्स को हटा रहा हूं और इसको ट्राई कर रहा है। ये डेसिमल पॉइंट से इसकी वैल्यू बन रही 532, लिहाजा ये तो डेसिमल प्रेसिशन हमारे काम की नहीं है, हमें 1 और 10 के दरमियान में लगाना है, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी हो। चलिए इसको हटा रहा हूं यहां से, मैं सपोज कर रहा हूं डेसिमल यहां लगा देता हूं, 4 में से 2 सेकंड ट्राई है, ये बन गया 0.532, 0.5 आधे से भी कम होगी वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए 1 और 10 के दरमियान, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए और 10 से छोटी चाहिए। तो ये तो 1 से कम हो गई, सो ये डेसिमल की पोजीशन ये भी हमारे काम की नहीं है। ये और ये 2 पोजीशन हमने चेक कर ली, वो तो बेकार हो गई। अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी? 2 ऑप्शन रहेगी यहां वाली। अगर मैं डेसिमल को यहां लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 53.2, 53 10 से बड़ा है, हमें नंबर चाहिए 1 और 10 के दरमियान। तो अब एक ही ऑप्शन बच गई, ये कि डेसिमल को आप कहां लगा दें? यहां पर। डेसिमल को यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5.32, और 5.32 क्या हो गया? 1 और 10 के दरमियान में आ गया। ये आपका सेकंड स्टेप। पहले आपने गिवन नंबर में से सिग्निफिकेंट डिजिट लेने और फिर उसके बाद में आपने डेसिमल को इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ऐसी जगह पर प्लेस करना है कि उसकी वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। ये काम तो किया हमने इसकी एक सिस्टम में लाने के लिए, इसकी शक्ल बनाने के लिए। सवाल यह है, ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये नंबर तो था 53,200,000 और हमने इसको बना दिया 5.32, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि नंबर को जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको 1 और 10 के दरमियान में लेकर आइए। एक्चुअली ये नंबर जो है 53 मिलियन था, इसमें डेसिमल कहाँ है? इसमें डेसिमल इस जगह पे था। हम डेसिमल को कहाँ लेके चले गए? हम डेसिमल को यहां से उठा के यहां लेकर आ गए, इस जगह पे। तो डेसिमल ने कितना ट्रेवल किया है, कितने डिजिट्स? एक्चुअल नंबर जो था 53 मिलियन बहुत बड़ा है, और ये जो हम 1 और 10 के दरमियान वैल्यू लाएंगे ये छोटी है। सवाल क्या है कि हमें इस वैल्यू को बैलेंस करना है। आपको मालूम है, जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक नंबर इधर को मूव कर जाता है। डेसिमल एक्चुअली यहां था, अब मुझे वैल्यू वापस इसी पे लेके आनी 53 मिलियन, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? 1 के साथ कितने जीरो लगाऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स डेसिमल यहां आ गया है जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है।
तो मुझे इसकी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए इसके साथ ये हरकत करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि इसकी वैल्यू को 10 मिलियन टाइम्स हमने कम कर दिया था, तो मैं इसको 10 मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, तो ये जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल 7 डिजिट इधर जाएगा, 2 तो ये हो जाएंगे और 5 जीरोज आ जाएंगे ये वाले। तो ये ओरिजिनल वैल्यू इसकी वापस आ गई, लेकिन शक्ल बहुत बदल गई है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 10 की फॉर्म में लेके आना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो बनेगा, मैं इसको पहले पॉइंट को मिटा के लिख रहा हूं। पहली बात ये, तीसरा पॉइंट है कि मेंटेन द वैल्यू, वैल्यू को मेंटेन करें अपनी, ठीक है। और मेंटेन करने का तरीका क्या होगा, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवीजन। दोनों चीजें हो सकती हैं, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है और डिवाइड भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे चूंकि नंबर बड़ा था 1 से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर ये नंबर बहुत छोटा 0.00 होता तो हम इसको डिवाइड भी करते, डिपेंड करता है। सो द फोर्थ पॉइंट विल बी, अब आपके पास या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। चेंज मल्टीप्लायर और डिवाइजर, जो भी आपने लिया है, इनटू द पावर ऑफ 10। जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, इसको 10 की पावर में चेंज कीजिए। तो याद रखें, 10 की पावर में चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये बन जाएगा 10 की पावर, 1 के साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7। ऐसा मैंने क्यों किया, बहुत आसान बात है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 10 मल्टीप्लाई होने क्या बनेगा, 100। ये क्या है, 10 की पावर 2 है। और अगर 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर 3 है, तो क्या बनेगा, ये 1000। तो 10 की जितनी भी पावर होती है उसमें, इसका मतलब 1 के साथ उतने जीरो आ जाते हैं। तो 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, 1 के साथ 7 जीरोस। ये जो नंबर आया है, ये देखने में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लग रहा, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर सपोज कि इसके साथ यहाँ 50 जीरो लगे हुए होते, या ज़मीन का मास मालूम करें तो उसमें 31 जीरोस आ जाएंगे। तो 31 अगर नंबर यहाँ लिखा होता तो फिर तो ये आपको बहुत अच्छा लगता कि उतने 31 जीरो लगाने के मुकाबले में ये इस नंबर को इस शक्ल में लिख देना बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा है। नाउ अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की एक शक्ल लिखने जा रहे हैं कि वो क्या होती है, फिर हम इसकी दूसरे टाइप पे भी जाएंगे जब नंबर बहुत छोटे हों। देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये नंबर है, इसको हम कहते हैं, ये है ए। कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ए मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n। अब सवाल उठता है कि ए क्या है, और 10 तो सबको पता है, 10 की वजह 10 10 ने तो 10 ही रहना है, 10 कुछ और नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे दो अननोन्स आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है और एन आ रहा है। तो देखिएगा, ए क्या है, ए है 5.32 और एन क्या है, एन है 7। तो ये चीज़ है, ये है ए और
ये है एन, ये। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताबी शक्ल में मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि ए क्या चीज़ है। ए एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 से कम है और 1 से ज़्यादा है, लेकिन बाज़ सिचुएशन में ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। जब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी तो उसे लिखा था बिटवीन 1 एंड 10, इसलिए कि वो आसान स्टेटमेंट लिखना चाह रहा था मैं कि वैल्यू 1 भी हो सकती है इन सम सिचुएशन। ठीक है, डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अगर वो 1 इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको वैल्यू 1 ही लानी पड़ेगी, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ए क्या चीज़ है, ये ए के बारे में बात आ गई। ए एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 और 10 के दरमियान है, लेकिन 1 के बराबर हो सकती है। नंबर दूसरी बात, एन क्या चीज़ है, ये एन इज एन इंटीजर। इंटीजर है, let me write it with capital I because this is a proper integer। या इसको मैं और लिख सकता हूँ कि n को अगर सेट की ज़बान में लिखूँ, लेकिन 9th क्लास वालों ने सेट पढ़ा नहीं है तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। 10th में सेट का टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, सो दे कैन अंडरस्टैंड n इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर z होते हैं। याद रखिए इंटीजर के अंदर सबसे अहम बात ये होती है, इंटीजर z से डिनोट किए जाते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2। नेगेटिव नंबर भी होते हैं इंटीजर्स के अंदर, ये नेगेटिव नंबर हैं जो इधर को चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू होकर इधर को चले जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें 0 भी होता है, न्यूट्रल नंबर। ये हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं पहले तफसील के साथ। तो ये जो n है या जो पावर है, वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब ये है कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है कोई, उसमें 0 भी आ सकता है यहाँ पे, और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है कोई भी, लेकिन यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स में जो भी नंबर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो नंबर यहाँ आएगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ n की जगह पे नहीं आएगी। लिहाजा तभी तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है कि ये नंबर बहुत आसान है हैंडल करने में। अगर मैं इन नंबर्स को यूज़ करना तो यहाँ जो पावर लिखी हुई है वो बहुत सिंपल नंबर होगी, लिहाजा उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक तरीका है। हमें भी इसकी एक टाइप और पढ़नी है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।